खबर है करौली से, जहां जिले के नए जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने रविवार को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए कहा कि जिले के आम जन को पात्रता अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करना और उन्हें लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि जिले के विकास के लिए प्रयास करते हुए आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुलाकात कर जिला कलेक्टर का स्वागत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिड़वाल और उप जिला कलेक्टर प्रेमराज मीणा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र मीणा सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं करौली पहुंचने पर जिला कलेक्टर ने करौली में जन जन के आराध्य भगवान मदन मोहन जी के मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किए। भगवान मदन मोहन के दर्शन कर अमन, चैन और खुशहाली की मनौती मांगी। तो नए जिला कलेक्टर ने रविवार को अपना पदभार ग्रहण किया और साथ ही उन्होंने कहा राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करना उनकी प्राथमिकता है। उन्हें लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके अनुरूप जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। हर योजना का उन्हें लाभ मिलेगा। तो देखिए, पदभार ग्रहण किया, इसके साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी उन्होंने बताई कि क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं। राज्य सरकार की जो और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको टाइम पे उसमें करौली की पोजीशन सुधरे। साथ ही जो जन लाभार्थियों की स्कीम रहती है उसमें सैचुरेशन की तरफ पहुंचे, सब जैसे पेंशन और इत्यादि पालनहार स्कीम्स होती है उसमें सैचुरेशन रहे। और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग है, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, इनके काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलते हैं, अननेसेसरी कोई डिले ना हो, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन का इशू ना हो, वो समय पे पूर्ण हो, इन प्राथमिकताओं पे रहेगा ध्यान। और साथ ही बाकी महीने भर में जैसे करौली को एक बार समझने के पश्चात यहाँ की जो लोकल प्रायोरिटीज और जो जनता से एक बार समझ में आएगी, उन प्राथमिकताओं के आधार पर काम किया जाएगा। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करें? निवेदन यही है कि कोई भी इस तरह का कोई भी समस्या या हमारे लेवल कोई मैटर है तो आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं और हमारा कोशिश रहेगा कि इस तरह की कोई आप पे समस्याएं आए नहीं और फिर भी कोई इशू। भरतपुर जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 5 और 6 अप्रैल को उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले में 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 21,072 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हो रही है, जिसमें पहली पारी सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रही और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हो रही है। सभी परीक्षाओं को मूल प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के साथ ही सघन जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश भी दिया जा रहा है। नकल पर रोक लगाने के लिए 12 सतर्कता दल भी गठित किए गए हैं और प्रत्येक केंद्र पर 2-2 वीडियोग्राफर तैनात किए गए हैं। तो वहीं सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो है सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा हो रही है। परीक्षार्थी 2 पारियों में परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। नकल रोकने के लिए देखिए 12 सतर्कता दल जो है तैनात किए गए हैं, पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, वीडियोग्राफर लगाए गए हैं। तो देखिए, बहुत ही पैनी नज़र, बारीकी से जो है नज़र रखी जा रही है, हर चीज़ की निगरानी की जा रही है और उसी के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा देने दी जा रही है। जो निगरानी है वो आप देख रहे हैं कि बाहर जाब्ता लगा हुआ है फ्रिस्किंग के लिए और एचएचएमबी से फ्रिस्किंग होगी। पूरी मोबाइल पार्टियां राउंड पे और पूरे शहर में जो चाक चौबंद व्यवस्था है, जाब्ता लगाया हुआ है हमने पूरी तरीके से, अच्छे से पारदर्शी तरीके से और शुचिता से। सुमेरपुर के तखतगढ़ में अवैध हथियारों पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। जी हां, पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर पिछले 4 दिनों में कई अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। तखतगढ़ कस्बे के सैनिक कॉलोनी में 4 दिन पूर्व ईश्वर सिंह उर्फ हैप्पी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस और 3 मैगजीन बरामद हुए हैं। मुख्य सप्लायर दलपत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि हथियारों की सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहा था। शनिवार रात को कुसेलाव गांव में संजय कुमार हीरागर को पिस्टल और 2 कारतूस के साथ पकड़ा गया। थानाधिकारी शैतान सिंह चारण ने बताया कि क्षेत्र में अवैध हथियारों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर लगातार
कड़ी नजर रखी जा रही है और पुलिस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सक्रिय है। कोशिलाव में एक व्यक्ति जो मेडिकल चलाता है, जिसका नाम संजय कुमार पुत्र मदनलाल हीरागर, जो कोशिलाव का रहने वाला है, ढोलियो का पास में, उसके पास अवैध हथियार हो सकता है, जिस पर मैं थाना की टीम के साथ वहाँ पर उसके घर पे दबिश दी और एक पिस्टल और 2 राउंड बरामद किए। पहले भी आगे कार्रवाई हुई थी, उसमें क्या कोई आगे कार्रवाई खुलासा हुआ? उसमें हमने 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। एक सप्लायर है एपी सिंह उर्फ ईश्वर सिंह और उसके साथ सहयोगी दलपत सिंह को गिरफ्तार किया है। उसका एपी सिंह को जमा करा दिया था जेल में और दलपत सिंह आज पीछे ला रहे हैं और आज ये जो गिरफ्तार किया संजय कुमार, इसको भी पीछे ला रहे हैं। उसके बारे में आगे इसने हथियार क्यों खरीदा, किस लिए खरीदा और किससे खरीदा, इस बारे में अनुसंधान जारी है। मतलब दौसा जिले में रविवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 24 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले सघन जांच से गुजरना पड़ा, जिसमें महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे और गहने तक उतारने पड़े। प्रवेश में समय की सख्ती भी दिखाई दी। प्रवेश के अंतिम समय से 5 मिनट पहले मुनादी होने के बावजूद महुआ से आई एक महिला अभ्यर्थी को 1 मिनट देरी से आने पर प्रवेश नहीं मिला। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा रहा और केंद्रों के आसपास वाहनों को रोक दिया गया। सतर्कता दल लगातार निरीक्षण करता रहा, जबकि फोटो स्टेट और ई मित्र की दुकानों को भी बंद कराया गया, जिससे कि व्यापार प्रभावित हुआ। जिले में करीब 17,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और परीक्षा 2 दिन में 4 पारियों में आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने की सरकार से मांग की है। आपकी बात सही ढंग से करवाए, जो फर्जीवाड़ा होता है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो उसको कंट्रोल करे सरकार। हम बच्चों की भावनाओं की कदर करें, हम जितनी मेहनत करते हैं, इतना जो हमारे परिश्रम का हमको फल मिलना चाहिए। तो जैसे अब जैसे किस तरह की तैयारी करके आई हो, क्या आपको लग रहा है कि अब इस तरह से दोबारा नहीं होगा? यही कि हमने एक अच्छे से की है तैयारी, बस अब अच्छा वाला पेपर। हमें इस बार पूरी आशा है और जिस तरह के यहाँ पे माहौल है, पेपर एकदम अच्छे तरीके से होगा और यही हमें आशा है। जैसे पहले पैसे लीक हो गया था पेपर, तब क्या सरकार से क्या चाहते हैं इस तरह का? सरकार से हमारा निवेदन है, जो भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, सबका परिश्रम है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों को भी परिश्रम लगता है, तो परीक्षा को एकदम न्यायपूर्ण तरीके से लिया जाए। दौसा शहर के अंदर कुछ वही सेंटर है, सदर थाना क्षेत्र, कोतवाली थाना क्षेत्र, लवान थाना क्षेत्र के अंदर ही सेंटर है, जिसकी वो चेकिंग चल रही है। 9 से 10 का टाइम है, 2 पारियों में एग्जाम है। फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं, यातायात व्यवस्था भी मेंटेन की गई है, पर्याप्त। सुरक्षा की बात की तो कितना जाब्ता लगाया गया है और किस तरह की व्यवस्था जो परीक्षा के अंदर उन पर की गई है? जाब्ता पर्याप्त है, चेकिंग का जाब्ता अलग है, मोबाइल पार्टी अलग है, पर्याप्त जाब्ता। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। जी हां, 5 अप्रैल को जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि बाकी प्रदेश के हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। 6 अप्रैल से नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिससे कि जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और शेखावाटी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके बाद 7 अप्रैल को सबसे ज्यादा असर रहेगा, जब जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, गरज चमक, ओलावृष्टि और मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 8 अप्रैल की बात करें तो उत्तर और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 9 अप्रैल से मौसम फिर साफ रहेगा। मौसम विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि खेतों में तैयार फसल और मंडियों में रखा हुआ अनाज सुरक्षित रख लें, क्योंकि बारिश और ओलों से नुकसान होने की आशंका है। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से मौसम में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और एक बार फिर से तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि को लेकर जो है अलर्ट जारी किया है। संभावना है कि मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। अभी देखिए 1-2 दिन से मौसम जो है साफ है, लेकिन एक बार फिर से तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है और इसी के तहत किसानों को भी जो है फसलों को सुरक्षित रखने को कहा गया है।
अगले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में जरूर कमी होगी, लेकिन 6-7 अप्रैल से ही एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। कई इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। इसके बाद इस सिस्टम का असर धीरे धीरे 8 अप्रैल से समाप्त होगा। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 8-9 अप्रैल के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। और तापमान की बात करें तो फिलहाल आंधी बारिश से तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कई इलाकों में नीचे दर्ज हो रहे हैं। तो फिलहाल एक सप्ताह हीट वेव की संभावना नहीं है। आंधी बारिश की गतिविधियों के मद्देनजर विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए ये फिर से सलाह जारी की जाती है कि जो कटकर खुले आसमान में अभी भी फसलें रखी है या जो जिनसे अभी भी रखी हैं, तो उनको भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें। अगले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में जरूर। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। दोपहर 2:30 बजे सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक लेने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 2:30 बजे का वक्त तय किया गया है, यानी कि अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक लेने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। दोपहर 2:30 बजे ये बैठक होगी। सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक लेने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक लेंगे। चर्चा की जाएगी तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर, आगामी कार्यों को लेकर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो 2:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। दोपहर 2:30 बजे का वक्त इस बैठक के लिए तय किया गया है, यानी कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उच्च स्तरीय बैठक लेने वाले हैं। सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अलवर की, जहां अलवर के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर थाना इलाके के बरावास में शनिवार शाम चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने अशोक प्रजापत के सोने मकान को अपना निशाना बनाया। निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात पार कर दिए। जानकारी के अनुसार चोरों ने घर में घुसकर अलमारी और संदूक के ताले तोड़ दिए और करीब 3 से 4 तोला सोना और 1.5 से 2 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। घटना के समय परिवार के सदस्य किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। शाम को लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला, जिसके बाद चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में पुलिस गश्त की कमी के चलते चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने नियमित गश्त बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ जिला अस्पताल में महंगे ह्यूमन एल्ब्यूमिन इंजेक्शन चोरी के मामले में जांच अब तेज कर दी गई है। झुंझुनू से 4 सदस्यीय विशेष जांच टीम अस्पताल पहुंची और स्टोर के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से भी पूछताछ की। अस्पताल में एक युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया, जिसके बैग से 8 ह्यूमन एल्ब्यूमिन इंजेक्शन बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 30,000 रुपये बताई गई है। युवती ने पूछताछ में इन्हें निजी उपयोग के लिए ले जाने की बात कही है। जानकारी मिली है कि वह फार्मासिस्ट कोर्स के दौरान अस्पताल आती रही हैं, जिससे उसे अस्पताल की व्यवस्थाओं और दवाओं की जानकारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ डॉक्टर महेंद्र सबलानिया ने पहले ही जांच कमेटी गठित की थी। अब टीम स्टॉक रजिस्टर, दवा वितरण और उपलब्धता से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब तक कितने इंजेक्शन गायब हुए और उनका उपयोग कहां हुआ। अस्पताल प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।
चलिए बढ़ेंगे आगे। इटावा क्षेत्र में खेतों में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उपखंड विनायका गांव के समीप खेतों में नौलाइयों में अचानक से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे कि आसपास की फसलों को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से किसानों में चिंता का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र के रामपुर गांव में शनिवार देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी, जिससे कि बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रामपुर के टोडी मोहल्ला निवासी अजीत स्वामी के अनुसार उस दिन उनके घर मेला देखने रिश्तेदार आए हुए थे और घर के बाहर 2 बाइक खड़ी की थीं। रात करीब 11:30 बजे अचानक से एक बाइक में आग लगा दी गई। आग की लपटें उठते देख परिजन तुरंत ही बाहर आए और शोर मचाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। परिजनों और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बाइक जल चुकी थी। घटना के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल फैल गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी भी अब की जा रही है। बाली उपखंड के ठंडी बैरी गांव की 20 वर्षीय धनीबाई ने पिंडवाड़ा अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में बच्ची को जन्म दिया। तेज प्रसव पीड़ा के कारण अस्पताल तक पहुंचना भी संभव नहीं हो सका, लेकिन एम्बुलेंस चालक प्रकाश कुमार और ईएमटी देवेंद्र गर्ग ने सीमित संसाधनों के बीच चलती एम्बुलेंस में ही सुरक्षित सामान्य डिलीवरी करवाई। कुछ ही पलों में नवजात की पहली किलकारी गूंजी और मां और बच्ची दोनों स्वस्थ पाए गए। इसके बाद उन्हें सुरक्षित पिंडवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आगे की चिकित्सा देखभाल की गई। 108 एम्बुलेंस स्टाफ की तत्परता की पूरे क्षेत्र में सराहना की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटा के रामगंज मंडी से खबर है, जहां पर गरीब नवाज कॉलोनी में उचित मूल्य की राशन दुकान पर गेहूं लेने के लिए लगी लंबी कतारें, जिसमें सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि राहगीरों और वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई। अव्यवस्था की सूचना मिलते ही रामगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगवाकर यातायात सुचारू कराया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि समय पर और पर्याप्त राशन न मिलने के कारण ऐसी भीड़ उमड़ती है। पुलिस की समझाइश के बाद हालात में थोड़ी राहत नजर आई। तो कोटा के रामगंज मंडी से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राशन ना मिलने से लोगों को चिंता है। स्थानीय लोग देखिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। रामगंज मंडी में राशन के लिए लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है, लेकिन इन्हें पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा है। गेहूं वितरण के कारण जो है सड़क पर एक लंबा जाम भी लग गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, व्यवस्था को पुलिस ने संभाला। खैरथल तिजारा जिले में बाल सुरक्षा से जुड़े हुए एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 5 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी 66 वर्षीय हरिराम शर्मा को दोषी ठहराया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 75,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये घटना 10 नवंबर 2024 को खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद 12 नवंबर को पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान, 24 दस्तावेज और 2 भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मजबूत साक्ष्यों और गहन सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। इस फैसले को बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसमें दिनांक 12/11/2024 को पीड़िता की मां ने खुशखेड़ा थाने में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसकी 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ मकान मालिक हरिराम शर्मा द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया, जिस पर थाने में खुशखेड़ा थाने में एफआईआर नंबर 287/2024 दर्ज हुई थी, जिसमें इस मुकदमे में कुल 24 गवाह पेश हुए हैं और 23 दस्तावेज एग्जीक्यूट कराए गए हैं, 2 आर्टिकल पेश हुए हैं और मुलजिम मूल रूप से उकेरा गांव का रहने वाला, उलेटा गांव थाना रोज कबास का रहने वाला है, जो नूह में पड़ता है। फिलहाल वो बूढ़ी बावड़ में रहता था। ये जिला न्यायालय
खैरतल का मामला है, जिसमें 20 साल मुलजिम को 20 साल की कठोर कारावास की सजा। फलौदी के लोहावड़ थाना क्षेत्र के मोरिया सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर कमांडर जीप और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों में से एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कमांडर जीप में सवार एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के पायलट श्याम बिश्नोई और ईएमटी सचिन सैनी की मदद से जिला अस्पताल फलौदी पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद महिला सहित 3 घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही फलौदी पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। बाइक पे थे 3, एक बच्चे की डेथ हो गई है और बाकी को जोधपुर रेफर कराया है। कहाँ हुआ ये मोरिया और देनों के बीच में। कितने जोधपुर रेफर हैं? जोधपुर 4 है। 4 रेफर। हाँ। घायलों में कितने लोग हैं? जेंट्स कितने हैं? घायल में 3 है। मेहंदीपुर बालाजी से खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और श्री बालाजी महाराज के उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विशेष पूजा अर्चना में भी भाग लिया और देश प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की। मंदिर के पुजारियों ने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का सोने के चोले का टीका लगाकर माला पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं ट्रस्ट प्रतिनिधियों ने उन्हें रामनामी दुपट्टा पहनाकर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया और महाप्रसादी भेंट की। इस मौके पर करौली जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, एसपी लोकेश सोनवाल समेत सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे।